हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर और उसी की जर्नल एंट्रीज। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर में हमें जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी पड़ सकती है या फिर हमें लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो कहेगा लेजर कहेगा तो हम लेजर प्रिपेयर करेंगे, और अगर क्वेश्चन कहेगा कि पास जर्नल एंट्रीज तो हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। अब क्या क्या प्रिपेयर करना होता है मैंने आपको बताया था। डिसोल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक, ये तीन ऐसे अकाउंट्स हैं जो आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें एक अकाउंट है ऐसा है जिसके बिना कुछ होगा ही नहीं, वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या है ये रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरा खुद का अपना यूनिक स्टाइल है उसी में आपको बताऊंगा। मैं पहले आपको लेजर बताऊंगा और इस लेजर से मैं आपको जर्नल एंट्रीज याद रखना सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको रीवैल्यूएशन के केस में सिखाया था। ये भी उतना ही इजी और उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, ध्यान से देखते रहिए बच्चों। तो कहाँ थे हम, रियलाइजेशन के फॉर्मेट पे। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसे ओपन क्यों किया जाता है, तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है फॉर दी व्हाट वी कैन से फॉर द सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स को सेल करना है, उनसे कैश रियलाइज करना है, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का ये जो पूरा सेटलमेंट है वो सारी चीजें हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्योंकि अगर बिजनेस वाइंड अप करना है तो बिजनेस वाइंड अप करने के लिए हमें लाइबिलिटीज को थर्ड पार्टीज को पे करना है। जब तक हम बाहर वालों को, थर्ड पार्टीज को पेमेंट नहीं करते, बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। अभी आप ये जो पढ़ रहे हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे कि बिजनेस बंद होते समय पेमेंट कैसे होता है, तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। उसी ऑर्डर में पैसे पे किए जाते हैं टू पार्टीज। सबसे पहले जो सिक्योर्ड लोन है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो अभी आपके लिए इररिलेवेंट है, बट थोड़ा सा सुन लो। क्योंकि जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा बच्चों, सबसे पहले जो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, मतलब बैंक लोन, जैसे बैंक ने हमसे लोन लिया है, जैसे हमने कुछ गिरवी रखकर किसी से लोन लिया, तो पहले उन लोगों को पैसे पे किए जाते हैं। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह का नंबर आता है, फिर पार्टनर्स लोन का नंबर आता है। इन सबको पे करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो फिर वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे चैप्टर के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए उतने रिलेवेंट नहीं है, बट अगर कहीं कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ जाए तो इसलिए मैंने आपको ये दो लाइनें कह दी जो आपने सुन ली होगी। तो बच्चों यहाँ पर इस रियलाइजेशन अकाउंट में हम वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स को सेल करना, उनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे लाइबिलिटीज़ को पे करना, ये सारी चीज़ें इस रियलाइजेशन अकाउंट से होंगी। तो बच्चों जो रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसका जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है, वो है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। क्योंकि हम एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या कर रहे हैं, हमेशा के लिए वाइंड अप कर रहे हैं। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज एट द एंड ऑफ ईयर, उस बिजनेस की एक बैलेंस शीट होगी। उस बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स भी होंगे और कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। हमें उन सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ एसेट्स। कैश बैंक होगा वो तो है, अच्छी बात है, और जो कैश और बैंक लिक्विड फॉर्म में नहीं है उसके लिए हम एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे और उससे सारे लाइबिलिटीज का क्या करने वाले हैं, पेमेंट। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप जो आप में ध्यान में रखोगे वो है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब एसेट्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस। मैं यहाँ पर स्टेप का नाम लिख रहा हूँ और फिर उसके नीचे मैं लिखूंगा कि हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है। हम जब लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये जो मैं हेडिंग्स लिख रहा हूँ वो हेडिंग्स नहीं लिखनी होंगी, हम तो वहाँ कुछ चीज़ें लिखेंगे ना, लाइक टू दिस अकाउंट, बाय दैट अकाउंट, लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। एंड डू रिमेंबर गाइस, एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखा मैंने बच्चों यहाँ पर, टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स मतलब सारे एसेट्स जितने भी हैं। तो सर कौन से एसेट्स यहाँ ट्रांसफर होंगे वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ऑल एसेट्स, डू रिमेंबर, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट एंड लोन अकाउंट। इनको छोड़कर जितने भी एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे।
सर ये एक्सेप्ट वाली लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि हमको तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ आपको याद रहेगा। हूं ना मैं धीरे धीरे सारी चीजें बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सो मैंने कहा ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये ऑल एसेट्स मतलब जनरली होते कौन कौन से हैं? जैसे बच्चों बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, ऐसे सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर होंगे। बट जो कुछ एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे वो कौन से हैं? कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये क्यों ट्रांसफर नहीं होंगे? आपको याद होगा बच्चों, मैंने कहा था जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये चैप्टर जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट, इस चैप्टर के जो लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट के फॉर्म में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? तो बच्चों लेजर अकाउंट के फॉर्म में हम 3 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। पहली हम जो प्रिपेयर करते हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपके सामने प्रिपेयर हो रही है। सेकंड हम जो प्रिपेयर करते हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड हम जो प्रिपेयर करते हैं वो है कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो अभी हमें क्या ट्रांसफर करना है? एसेट्स ट्रांसफर करना है। तो एसेट्स ट्रांसफर करने के लिए हम एसेट्स को कहां ट्रांसफर करेंगे? मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कहां ट्रांसफर करेंगे बच्चों? रियलाइजेशन के डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स। तो सर आपने क्यों रफ कर लिया? पहले मैं बता दूं ये स्टेप है क्या, वरना आप भूल जाओगे, गड़बड़ करोगे। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। कौन से एसेट्स ट्रांसफर होते हैं? मैंने कहा ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। डू रिमेंबर एक्सेप्ट कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास उनके सेपरेट अकाउंट है। देखिए रियलाइजेशन के बाद सेकंड अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ना, उसको क्यों रियलाइजेशन में लिखना है? इवन वी नो कैश और बैंक एसेट है, बट उसका जब सेपरेट अकाउंट है तो उनको यहां पर ट्रांसफर हमें करना नहीं है। तो बच्चों सिर्फ कौन से एसेट्स ट्रांसफर होते हैं? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं यहां लिखूंगा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स पहला स्टेप है। उसके लिए हम हमेशा लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स लिखने के बाद बच्चों जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट में होंगे, गिवन जो बैलेंस शीट होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा? बैलेंस शीट। और उस बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स, उनके बेस पे से हम क्या प्रिपेयर करेंगे? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। तो उनके बेसिस पे हम प्रिपेयर करेंगे। तो सारे के सारे एसेट्स को उठाकर यहाँ रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे। हेडिंग क्या होगी? टू सन्ड्री एसेट्स, राइट। कौन कौन से एसेट्स लिखते हैं वो भी मैं यहाँ लिखूंगा। ऑल एसेट्स excluding cash, bank, partners capital slash current slash partners लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन, हाँ नॉर्मल लोन नहीं बच्चों, सिर्फ पार्टनर्स लोन, क्योंकि पार्टनर एक इंटरनल पार्टी है तो पार्टनर्स लोन। अब ये सारी चीजें आपको जो गिवन बैलेंस शीट है ना उसके एसेट साइड में मिल सकती हैं। तो कोई भी एक गिवन बैलेंस शीट ले लीजिएगा, उसके एसेट साइड में जितने भी एसेट्स है वो सारे के सारे एसेट्स कहाँ आ जाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट में। सिर्फ कौन कौन नहीं आएगा? तो कौन नहीं आएगा? कैश और बैंक नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ क्यों नहीं आएंगे? क्यों ट्रांसफर नहीं करना है? क्योंकि उनका सेपरेट अकाउंट है। और पार्टनर्स लोन का भी बच्चों सेपरेट सेटलमेंट करना होता है। तो सर एसेट कौन से आते हैं? और एक बार सुन लीजिए, जो बाकी के फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, वो सब आते हैं। कौन कौन से होते हैं फिक्स एसेट्स? बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, ये सारे फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, वो सारे करंट एसेट्स में। तो सारे के सारे एसेट्स आ जाते हैं रियलाइजेशन डेबिट साइड एक्सेप्ट कैश, बैंक, पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन अकाउंट। क्लियर? जैसे एसेट्स को हमने ट्रांसफर कर लिया डेबिट में। सर ये तो आपने आपकी मर्जी से बोल दिया एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया डेबिट में, मैं क्यों करूं डेबिट में ट्रांसफर? मुझे तो क्रेडिट में करना है। आपको करना हो सकता है बच्चों क्रेडिट में, बट आप ऐसा कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज वी नो एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस। एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो अगर हम उन एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डेबिट में,
तो सर ये तो सेम साइड हो गया ना, नहीं बच्चों ये सेम साइड नहीं हो गया। डेबिट किसको है, डेबिट देखिए, डेबिट इज फॉर रियलाइजेशन, और हमने यहाँ एसेट्स के लिए क्या लिखा है, टू, जिसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्रेडिट। एंड दैट्स वाई जब हम यहाँ टू एसेट्स लिखते हैं, हम एसेट्स को क्रेडिट दे रहे हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या दे रहे हैं, डेबिट। आपको याद होगा रिवैल्यूएशन में मैंने आपको जर्नल कैसे बताया था, आज भी मैं आपको वैसे ही जर्नल बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान में रखिए दैट ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और हम उसे क्या लिखते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स। सारे एसेट्स हो जाते हैं क्या, नहीं, कुछ एसेट्स नहीं भी होते हैं। कौन कौन से, कैश बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन, ये अगर एसेट साइड में है तो इनको छोड़कर बाकी के एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पर एक्सक्लूडिंग, किस किस को नहीं लेना है, कैश बैंक को यहाँ नहीं भेजना है, पार्टनर्स कैपिटल करंट को नहीं भेजना है, और पार्टनर्स लोन को यहाँ नहीं भेजना है, इनको छोड़कर। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज रह गई, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आपको याद है बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, और वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। ये हमने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में किया था। ये सारे के सारे कंसेप्ट्स बच्चों क्या होता है यहाँ पर, रिपीट। सो फर्स्ट स्टेप आई होप क्लियर होगा। आई नो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, बट जितना डिटेल में पहली बार होता है, उतना डिटेल में, उतना ज़्यादा, उतना अच्छे से जब कभी भी आप पढ़ोगे उतना आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, और ना ही आपको एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि एज्यूम कर लिया जाता है कि आपको आता है जो आपको नहीं आता होता है। तो इसीलिए पहली बार ध्यान से पढ़िए। सो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के लिए ज़्यादा आगे बात करेंगे। सेकेंड, अब जो जैसे हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया डेबिट में, अब हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। अब देखिए एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस, तो उनको डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, तो उनको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में। कहाँ, क्रेडिट में। अब क्रेडिट में ट्रांसफर करने के बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं, बाय। अब देखिए बच्चों मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये ना बहुत स्पेसिफिक टर्म है, इसका मतलब अगर आपको पता है ना तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ क्या ट्रांसफर होगा, क्या ट्रांसफर होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ें जो आउटसाइडर्स के लिए पेबल हैं। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, क्या ट्रांसफर होगा वो याद रख लो, या फिर क्या ट्रांसफर नहीं होगा वो याद रख लीजिए। सो डू रिमेंबर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ, कौन सा है ये, रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब आपको समझ में तो आ गया होगा, जो अमाउंट बिजनेस से बाहर वालों को पे करनी है। मतलब क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या है, या एक काम करते हैं यहां लिख लेते हैं सेंट्री लायबिलिटीज, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। टोटल लायबिलिटीज, तो क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा उसकी लिस्ट बता देता हूं मैं। क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, एक्सेप्ट, या फिर सेम वही एक्सक्लूडिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। एक्सक्लूडिंग, क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं करना है यहाँ पर, पार्टनर्स, कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, इनको ट्रांसफ़र नहीं करना है। और किसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व्स, इनको ट्रांसफ़र नहीं करना है। और क्या ट्रांसफर नहीं करना है, पार्टनर्स लोन, ये ट्रांसफर नहीं करनी है। इन चीजों को छोड़कर बाकी जितनी भी लायबिलिटीज है उनको कहा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और इसीलिए बच्चों मैंने क्या लिख दिया था, बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बट आप इस तरह से ध्यान में रखिएगा, आप बेटर वे में उन चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। सो सारी लायबिलिटीज क्रेडिट में, एसेट्स डेबिट में। कौन कौन सी लायबिलिटीज क्रेडिट में जाती है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं जाता है, लायबिलिटी साइड में आया हुआ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं जाता है, पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं होता है। इनको छोड़कर अगर कोई लायबिलिटी है, इनको छोड़कर और कोई लायबिलिटी है, मतलब कौन सी हो सकती है, बैंक लोन हो सकता है, राइट, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, या कोई और नाम हो सकता है जो लायबिलिटी का एग्जाम्पल हो, वो सब कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में।
अगेन सेम, क्रेडिट में ट्रांसफर करने का मतलब है, हमने लाइबिलिटीज को क्या लिखा है यहाँ पर, बाय, और बाय का एक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चों, जर्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डेबिट, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन क्रेडिट है और ये सारे अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आगे देखेंगे एंट्रीज कन्वर्ट करते टाइम कैसे करेंगे हम। तो जो सबसे पहला और जो सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बस, अच्छा अगर आपको ये अंदर वाली जो चीज़ें लिखी हुई है अगर ये थोड़ी भी कम समझ में आ रही है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वो पूरी की पूरी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सो ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, इतना ध्यान रखना है, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पहले तो इतना ध्यान रखना है। फिर सेकेंड स्टेप में आप ये ध्यान में रख सकते हो कि कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर होते हैं और कौन कौन से लाइबिलिटीज। सो एसेट्स के लिए मैंने कहा था एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश बैंक वो ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं होगा, कैपिटल और लोन ट्रांसफर नहीं होगा, उनको छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर होंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन के डेबिट में। एग्जांपल के लिए बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, वो सब ट्रांसफर होगा। लाइबिलिटीज में भी ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, विच लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब पता है तो आपको समझ में आ गया, बट अगर नहीं पता है तो कौन कौन से को नहीं लेना है, उनके लिए कैपिटल को नहीं लेना है, क्योंकि देखो कैपिटल ओनर से बिलोंग करता है और उसका सेपरेट अकाउंट है। लाइबिलिटी साइड में आया हुआ है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है तो देखिए वो भी नहीं आएगा, और पार्टनर के लोन का सेपरेट सेटलमेंट करना होगा इसलिए वो भी बच्चों वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ उसका अकाउंट नहीं है। कभी कभी बनाने के लिए कह भी देते हैं बट हम उसको ज़रूरत पड़ने पर ही डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया है, वो है ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और ये सिखाने में मुझे जितनी मेहनत लगी उससे कम मेहनत मुझे बचा कुचा पूरा पार्ट कंप्लीट करने के लिए लगेगी बच्चों, ध्यान देखिएगा। मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ब्लैंक रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पर और एक चीज़ ट्रांसफर होती है उसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो आपके सामने है उसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चों, हमने एसेट्स कहाँ ट्रांसफर किए? सर हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में, और लाइबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर कर लिया? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्वेश्चन का गाड़ी हमें मतलब कौन से भी रास्ते से ले जाए, बट दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, इन एसेट्स का क्या होगा और अब इन लाइबिलिटीज का क्या होगा। ये जो एसेट्स हैं या तो हम इन एसेट्स को सेल करके पैसा जमा करेंगे या तो कोई पार्टनर इन एसेट्स को लेकर जाएगा। इन एसेट्स के साथ दो ही चीज़ें होंगी, या तो ये एसेट्स सेल होंगे या तो पार्टनर क्या कर लेंगे बच्चों, टेक ओवर। तो सेम उसी तरीके से इन लाइबिलिटीज के साथ भी दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो हम इन लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे या तो पार्टनर, कोई भी पार्टनर कह देगा कि ये लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा, मतलब लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। एसेट्स के साथ भी सेम है और लाइबिलिटीज के साथ भी सेम है, ये सेम से मैचिंग क्या कर रहे हैं हम, यू विल कम टू नो। सो अगर बच्चों हम एसेट्स को सेल करेंगे तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, और अगर बिजनेस के पास पैसा आया तो उसे लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, और हम उसे लिखते हैं बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट। जैसे उसी तरह से बच्चों अगर हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो यहां हम डेबिट में लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। सर ये क्या बता रहे हो, ध्यान से सुनते रहिएगा, सब समझेगा। सो ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर हम उन एसेट्स को सेल करते हैं तो उसके कहाँ लिखना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट। ये किसके लिए लिखा है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स और सेल ऑफ एसेट्स। अब कोई भी टर्म आ जाए, एसेट्स डिस्पोज करके अमाउंट्स दे दिया जाए, एसेट्स को बेच दिया करके कह दिया जाए, या एसेट्स को एसेट्स से इतनी अमाउंट रियलाइज हुई, कहने का मतलब है एसेट्स बेच के पैसे ही मिले ना, अगर एसेट्स बेच के पैसे मिले तो कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। क्या लिखा जाएगा, बाय कैश बैंक। वैसे ही अगर आप लाइबिलिटीज को देखिए, लाइबिलिटीज को हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, सर लाइबिलिटीज को हमने ट्रांसफर किया था क्रेडिट साइड में, तो अगर आप उन लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो वो आएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, और उसको क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट। कौन सी लाइबिलिटीज, कोई भी हो, वो रिकॉर्डेड हो या फिर वो अनरिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। सेम यहां पर भी
रिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हुए हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, दोनों को सेम तरीके से लिखते हैं ताकि याद रखने में प्रॉब्लम कम हो, राइट। बाय कैश बैंक फॉर सेल ऑफ रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब वो रिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, एसेट्स सेल, एसेट्स रियलाइज्ड, सेम बात होती है। लाइबिलिटीज को पे करो, आप रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे करो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे करो। अगर आपने पे किया तो रियलाइजेशन के डेबिट में, और अगर एसेट्स बेच के पैसे कमाए तो अपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब मैंने ऐसे एरो क्यों डाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब बच्चों याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, जहां आपने उन एसेट्स को ट्रांसफर किया उसके अपोजिट साइड में एसेट्स क्या होंगे, सेल। तो एसेट्स को कहां ट्रांसफर किया, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, तो सेल ऑफ एसेट्स कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक। और एक चीज हो सकती है, या तो एसेट्स सेल होंगे या तो एसेट्स को क्या कर लिया जाएगा बच्चों, टेक ओवर। और अगर एसेट्स को टेक ओवर करेगा कौन लेके जाएगा एसेट्स को, पार्टनर। और अगर पार्टनर्स लेके जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्यों लिखते हैं, ये हम लिखेंगे फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी, ऐसे मिनटों में याद रह जाएंगी, आराम से सुनते रहिएगा। एसेट्स को कहां ट्रांसफर किया, डेबिट में, तो एसेट्स का सेल और एसेट्स का टेक ओवर कहां आएगा, क्रेडिट में। देखिए एसेट्स को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में टू एसेट्स, एसेट्स का सेल क्रेडिट में बाय कैश बैंक, एसेट्स का टेक ओवर क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज के अगेंस्ट पेमेंट करो, अब वो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, पेमेंट हुआ लाइबिलिटी का तो क्या आएगा, टू कैश बैंक। और अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है, कोई पार्टनर कहता है कि बैंक लोन मैं पे कर दूंगा, बिल्स पेबल मैं टेक ओवर कर लेता हूं, मतलब मैं सेटल कर दूंगा जो भी है, तो अगर लाइबिलिटीज का भी सेटलमेंट होता है तो वो आएगा रियलाइजेशन के डेबिट में और उसे लिखा जाएगा टू, सेम बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा सेम लगेंगी। जैसे देखिए यहां भी टू कैश बैंक, यहां भी बाय कैश बैंक, यहां पर भी पार्टनर्स कैपिटल, यहां पर भी पार्टनर्स कैपिटल। तो ये ध्यान कैसे रखना है, उनको जहां पोस्ट किया उसके हिसाब से। एसेट्स को कहां ट्रांसफर किया, डेबिट में, तो एसेट्स का सेल और टेक ओवर क्रेडिट में। लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर किया, क्रेडिट में, तो लाइबिलिटीज का पेमेंट और टेक ओवर डेबिट में। इज इट क्लियर। एसेट्स के सेल के लिए क्या लिखा, बाय कैश बैंक, टेक ओवर के लिए बाय पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए टू कैश बैंक और टेक ओवर के लिए क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ टू और बाय आपको ध्यान में रखना है, और वो भी कैसे ध्यान में रखोगे, जहां ट्रांसफर हुआ है उसके अपोजिट साइड वाले एंगल से, उसके अपोजिट साइड वाली साइड से। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, उसका लॉजिक भी है, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे ध्यान में रख सकते हैं, और लॉजिक बताऊंगा मैं एट दी एंड। क्लियर, एक बार ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, आपको कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट्स याद रखने होंगे जिनसे आप उन चीज़ों को ध्यान रख पाओ। हाँ, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद में आप उन्हें कैसे भी वापस से एक्चुअल पोजीशन में ला के रख सकते हो, बट कुछ तो याद रखने के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे यहाँ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। फिर एसेट्स के सेटलमेंट के लिए सेल ऑफ एसेट, टेक ओवर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज के लिए टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटीज, सॉरी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटीज। अब इसके साथ साथ बच्चों कभी कभी ये जो पूरा बिजनेस वगैरह वाइंड अप करना है, ये वाइंड अप करने के प्रोसेस में कुछ खर्चा हो जाता है जिसे कहा जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जो भी क्वेश्चन में कुछ भी कहे, अगर आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर अगर आप डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो उसको भी लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ही, और उसे भी यहीं पर क्या लिखा जाएगा, टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ठीक है। अब देखो यहां पर सर यहीं पर भी अगर आप लिख देते तो मैं लिखने के लिए वहां पर भी लिख सकता था, बट सेपरेट बताना ज़्यादा कन्वीनियंट तो नहीं होता है, बट ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। सो
यहाँ लिख लेंगे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, क्योंकि बिजनेस को बंद करना ऐसे थोड़ी बंद हो जाएगा, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज लगेंगी। अगर उनमें कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं तो उसको कहाँ लिखा किया जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में, टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या ये क्लियर है? अब इतना देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आनी चाहिए, और अगर वो नहीं आई हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, बीज भी हम बोएंगे और फ्रूट भी हम ही आपको दिलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर एसेट्स को सेल और एसेट्स को टेक ओवर करते समय हमने टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक वगैरह वगैरह सारी चीज़ें कह दी, बट पहले हमने उन सारे एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर किया था, रियलाइजेशन में। और ये कब आपको प्रॉब्लम देगा, जब हम इनकी जर्नल्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें तकलीफ देंगी, और देखिएगा वो कैसे आपको तकलीफ दे रही हैं। एक बार मैं सारी चीज़ों को देख लेता हूँ। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, सेल ऑफ एसेट्स, टेक ओवर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटीज। अब जो एसेट साइड में एक आइटम आता है जिसे हम कहते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, होता वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखता है, डेटर्स में से क्या हो जाता है वो लेस, राइट। बट जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो ट्रांसफर वाला स्टेप है ना बच्चों, ये जो ट्रांसफर वाला स्टेप है ये होता है एट बुक वैल्यू, ध्यान रखिएगा। ये एसेट्स का ट्रांसफर कौन सी वैल्यू पे होता है, एट बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में दी हुई होगी वो। लाइबिलिटीज का भी ट्रांसफर कैसे होता है बच्चों, एट बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में दी हुई होगी वो। बट उसके बाद जब हम असेट्स को सेल करते हैं या जब हम असेट्स को टेक ओवर करेंगे तो जो उनकी नई वैल्यू है, रियलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है, या जो एडजस्टमेंट में वैल्यू है वो वाली वैल्यूज ली जाती हैं। क्लियर? कौन सा अमाउंट लेते हैं यहाँ पर हम लोग, रीवैल्यूड फिगर्स। यहाँ पर भी लाइबिलिटीज के पेमेंट और लाइबिलिटीज के टेक ओवर के लिए भी हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, रीवैल्यूड फिगर, और जिसे मैं कहूंगा बच्चों अग्रीड वैल्यू। यहां पर भी एग्रीड वैल्यू, यहां पर भी एग्रीड वैल्यू, यहां पर भी एग्रीड वैल्यू। जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन होना डिसाइड हुआ होगा, मतलब ये जो एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, ये हमें मिलेगा एडजस्टमेंट्स में। ये बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू, ये वाली अमाउंट्स हमें कहां से उठानी है, जो ऑलरेडी गिवन बैलेंस शीट होगी क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट्स में ये सारे फिगर्स मिलेंगे, और ये सारे फिगर्स हमें कहाँ मिलेंगे, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी उसमें से। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे डेटर्स की, तो डेटर्स के साथ साथ RDD भी आती है। अब बच्चों देखो, डेटर्स तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में। RDD, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, दैट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट विच वैल्यू, तो दैट इज एट बुक वैल्यू। ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो उस केस में हम डेटर्स और RDD दोनों है, और बुक वैल्यू लिखनी है मतलब ग्रॉस वैल्यू, तो इनर कॉलम वाली अमाउंट लिखनी है। तो RDD का क्या करेंगे, तो उस केस में बच्चों आपको RDD को यहाँ पर रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करना होता है, दैट इज बाय RDD। RDD को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में अलॉन्ग विथ लाइबिलिटीज कह सकते हो, ऐसा याद रखने के लिए कह सकते हो, बिकॉज ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, ये आपकी गिवन बैलेंस शीट की पोजीशन है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें डेटर्स लिखे हुए हैं 50,000, लेस RDD 1,000, आउटर कॉलम में लिखा है 49,000। हम ये जो डेटर्स है, ये एसेट है, ये जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में। क्यों? बिकॉज ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, इन सब में तो है नहीं, तो डेटर्स तो आ जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में। अमाउंट कौन सी लिखनी है डेटर्स की, 50 लिखनी है या 49, तो डेटर्स की अमाउंट कौन सी लिखनी है बच्चों, 50,000। बुक वैल्यू ये वाली, ये रीवैल्यूड फिगर है, ये कम होगी, एडजस्टेड वैल्यू है, ये वाली नहीं लिखनी है। कौन सी लिखनी है, ये 50, राइट, क्योंकि बाकी सब एसेट्स के केस में तो एक ही वैल्यू होगी और वो हो गया आउटर कॉलम में, उनमें तो समस्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी, ऐसे जगह पर। तो डेटर्स की कितनी लिखोगे, 50, कहाँ, यहाँ पर। और ये जो 1,000 है ना RDD का, उसे कहाँ लिखा जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। डोंट वरी, क्वेश्चन आएगा तब ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा बार आपको बताई जाएंगी। तो ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू।
ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। जहां असेट्स को ट्रांसफर किया उनके अपोजिट साइड में उसका सेल और टेक ओवर, सेल हुआ तो बाय कैश बैंक और टेक ओवर हुआ तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज उनका पेमेंट हुआ टू कैश बैंक, लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए टू कैश बैंक। वैसे इनको और उनको साथ में समझा जा सकता है, याद रखा जा सकता है, बट लिखने के लिए मैंने बस अलग अलग लिख के बता दिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा या तो वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा या फिर वो क्या होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन, और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। और वो कब पता चलेगा, क्वेश्चन की टोटल करने के बाद, उसके पहले हमें पता चलने वाला नहीं है। तो यहां लिख लेता हूं मैं टू पार्टनर्स कैपिटल। ये सिचुएशन कब होगी, जब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होगी। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और ओल्ड पीएसआर लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर, क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो हर पार्टनर को अपना हिस्सा चाहिए, सबको अपना हिस्सा चाहिए। तो ओल्ड पीएसआर में ये जो भी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा ट्रांसफर कर दो। कभी कभी डेबिट की टोटल ज्यादा हो गई, क्रेडिट की टोटल कम है, डेबिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या होगा, लॉस होगा। और उस लॉस वाली सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये हो गया बच्चों लॉस ऑन रियलाइजेशन, राइट। अब ये दोनों तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे कि क्वेश्चन हमें प्रॉफिट दिलवाना चाहता है या फिर लॉस, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर ये बाकी की सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में टाइम टू टाइम मैं बहुत बार बताऊंगा। और अब ये सारी चीज़ों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जर्नल का। देखिए कितने ट्रांजैक्शंस हो गए, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। यहाँ इनकी भी अगर हम नंबरिंग कर ले जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कुछ भी लिखते हो नहीं, 3, 4, 5, 6, ये देखिए दिस आर द 6 मेजर ट्रांजैक्शंस जो हमें डिसोल्यूशन में देखने हैं। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, सेल ऑफ एसेट्स, देन assets taken over by partner, payment of liabilities and liabilities taken over by partner। इन ट्रांजैक्शंस की जब जर्नल एंट्रीज पढ़नी होती है तब, अब आप समझ तो गए होंगे इतना देखने के बाद, डेबिट साइड वाले ट्रांजैक्शंस ऐसे स्ट्रेट रीड होंगे और क्रेडिट साइड वाले ट्रांजैक्शंस ऐसे, ये जो एरो जा रहा है ना, एरो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे रिवर्स में, और ये ट्रांजैक्शंस ऐसे डेबिट के फॉर्म में से स्ट्रेट ऐसे सीधे रीड होंगे। कहने का मतलब ये है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की जर्नल एंट्री कहाँ है, ये कहाँ लिखा गया है, इसे लिखा गया है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज की एंट्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। ये देखिए क्रेडिट में है ना बाय, तो बच्चों ये बाय का मतलब होता है डेबिट। क्यों डेबिट होता है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए ये रियलाइजेशन है, ये है रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट है और उसके क्रेडिट में लिखी गई सारी चीजें एक्चुअल में डेबिट होती हैं। तो एंट्री कैसे पढ़ते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम इंडिविजुअली लिखना है। मान लीजिए वहाँ 4 एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है और डेटर्स हैं, तो हम एंट्री कैसे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट वगैरह वगैरह। लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस तरीके से हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये जो एंट्रीज है ना केसेस के साथ आप लिख के रख सकते हैं। आइदर यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक और एनी रेफरेंस बुक जो आपके पास हो, वहां से आप ये एंट्रीज लिख लेना। ये कितनी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, दिस 8 एंट्रीज, 8 एंट्रीज। प्रॉफिट और लॉस वाले भी लिख लेना वहां पर अच्छे से। तो हम 1 बाय 1 एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट एंट्री आप चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ वहां पर भी आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज सेकंड एंट्री, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर।
थर्ड पॉज करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। थर्ड, सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स कहाँ आता है? सर हमने असेट्स ट्रांसफर किए थे डेबिट में, तो असेट्स का सेल, इस हॉर्न के लिए माफी चाहता हूँ, असेट्स को हमने ट्रांसफर किया था डेबिट में, उसका सेल और टेक ओवर आ जाएगा क्रेडिट में। सेल और टेक ओवर क्रेडिट में, तो उसके लिए एंट्री आ जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर द सेल ऑफ असेट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर की थी बच्चों? क्रेडिट में, तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर ली क्रेडिट में, तो लाइबिलिटीज का पेमेंट और टेक ओवर कहाँ आ जाएगा? डेबिट में। एंट्री कैसे आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक for the payment of liabilities and realization account debit to partners capital account for liabilities taken over by partner. So dissolution expenses paid, dissolution expenses pay हुए तो एंट्री आ जाएगी realization account debit to cash bank at the end। क्योंकि आपको भी पता है अगर हमें ये टोटल करनी है तो बिना इवन रफ में टी फॉर्मेट में भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाए बिना हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। उसमें ये सारी चीजें लिखे ना लिखे वो मैटर नहीं करता है। जैसे हमने रिवैल्यूएशन में डायरेक्टली आंसर्स बहुत बार फाइंड आउट किए थे, तो वैसे यहाँ पर भी टी फॉर्मेट में जर्नल देखकर हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे, बट वहाँ पर भी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री किए बिना जर्नल कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस होता है तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धवल ठाकुर। अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे जानते होंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो मुझसे अभी अभी फिलहाल इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं धवल ठाकुर लास्ट 12 ईयर्स से बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी सिखा रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू मैं मेरा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं जो नॉलेज ड्राइव है, जिस पर ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए 12th कॉमर्स के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं विद लाइव सपोर्ट, जहां पर उनको डाउट सॉल्विंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। ये जो लेक्चर अभी आपने देखा, ये मेरे ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स का पार्ट है। अगर आप 12th कॉमर्स की प्रिपरेशन अब तक ठीक से कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और अगर आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में, रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में कुछ सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन नॉलेज ड्राइव पे मिल जाएगा। दो ये लेक्चर बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए भी यूजफुल है, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड किया गया है। हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग में आपने कुछ ना कुछ चैप्टर्स मिस किए हैं, कुछ कंसेप्ट मिस किए हुए। एंड मूवमेंट पे, क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हम रॉकेट साइंस पे बिलीव करते हैं, क्योंकि जब तक एंड मूवमेंट नहीं आ जाता, जब तक तकलीफ नहीं होती, तब तक हम उड़ते नहीं हैं। तो अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है और अगर आप सच में कोई पार्ट मिस किया है आपने थ्रू आउट द ईयर आपकी स्टडीज़ में, और अगर आप वो कवर करना चाहते हैं, तो मेरा एप्लीकेशन नॉलेज ड्राइव आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ लाइव डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट भी मिलेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर मैं व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं रिस्पांस नहीं कर पाता हूं तो डेफिनेटली मैं कॉल बैक करूंगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो प्रॉपर वीडियो है इसे आप एक बार दो बार देखिएगा जब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आता, और अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो पूछने के लिए बिल्कुल भी शर्माइएगा नहीं। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।